नमस्कार। आज हम भारत के अकादमिक जगत की एक ऐसी धमनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना शायद आज ज्ञान का प्रवाह इतना सुगम नहीं होता। इनफ्लिब नेट केंद्र यानी सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र। नमस्ते। बिल्कुल सही कहा आपने। ये गांधीनगर स्थित संस्था जो यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र मतलब आयुसी है, पर्दे के पीछे रहकर बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी एक तस्वीर पेश करते हैं। 1991 में एक प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत हुई, फिर 96 में ये एक स्वतंत्र केंद्र बन गया। लेकिन ये तो सिर्फ तारीखें हैं। असल में इनफ्लिबनेट का मकसद क्या है, ये करता क्या है जो इतना अहम है? देखिए, इसका मूल उद्देश्य था और आज भी है, भारत में यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियों को आधुनिक बनाना। जरा सोचिए, 90 के दशक में जब इंटरनेट अपनी शुरुआती अवस्था में था, तब ये विचार कितना क्रांतिकारी रहा होगा कि देश भर के लाइब्रेरियों को कनेक्ट किया जाए, संसाधनों को डिजिटल बनाया जाए और जानकारी तक सबकी पहुंच आसान हो। तो आज की हमारी चर्चा का मकसद इनफ्लिबनेट की इसी यात्रा को समझना है। इसकी मुख्य पहले क्या हैं, ये कैसे काम करती हैं और भारत के ज्ञान समाज को बनाने में इसकी भूमिका क्या रही है। चलिए इस डिजिटल जाल को परत दर परत खोलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं उस काम से जो शायद सबसे बुनियादी है, मेरा मतलब लाइब्रेरी ऑटोमेशन से, पुस्तकालय स्वचालन। हाँ, स्रोतों में इसका जिक्र है। इसमें सबसे पहले नाम आता है इंडकैट का, इंडियन यूनियन कैटलॉग। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? इनकैट को आप समझ सकते हैं भारत की यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियों की एक महासूची। एक ऑनलाइन कैटलॉग है जहां अलग अलग विश्वविद्यालयों की किताबों और दूसरी सामग्री की जानकारी एक ही जगह मिल जाती है। अच्छा। शुरू में तो ये उन्हीं यूनिवर्सिटीज तक सीमित था जिनका इनफ्लिबनेट से एमओयू था, पर अब दायरा बढ़ गया है। अब कोई भी संस्थान अपने रिकॉर्ड इसमें डाल सकता है। तो इसका फायदा? शोधकर्ताओं या छात्रों को एक ही जगह पता चल जाता है कि भाई कौन सी किताब किस लाइब्रेरी में है। जानकारी ढूंढना बहुत आसान हो गया। सही कहा। और इसी कड़ी में सोल का भी नाम है, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ये सॉफ्टवेयर इतना खास क्यों है? सोल, खासकर इसका लेटेस्ट वर्जन सोल 3.0, ये सिर्फ एक लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि एक पूरी एकीकृत प्रबंधन प्रणाली है और इसे खास तौर पर भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अच्छा। इसकी खूबी ये है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। जैसे यह मार्क 21 फॉर्मेट को सपोर्ट करता है, जो दुनिया भर में लाइब्रेरी कैटलॉगिंग की मानक भाषा है। और यूनिकोड सपोर्ट, इसका मतलब है कि हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में भी जानकारी आसानी से दर्ज की जा सकती है, खोजी जा सकती है। और हाँ, RFID जैसी आधुनिक तकनीकों के साथ भी ये कंपैटिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटी या बड़ी हर तरह की लाइब्रेरी एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम अपना सकती है, अपनी भाषा में काम कर सकती है और ग्लोबल लेवल पर जुड़ सकती है। बिल्कुल। और इसी ऑटोमेशन के तहत एक और चीज है ऑनलाइन कॉपी कैटलॉग सिस्टम या OCS। ये एक तरह से टीम वर्क को बढ़ावा देता है। मान लीजिए किसी एक लाइब्रेरी ने एक नई किताब का कैटलॉग रिकॉर्ड तैयार किया, हाँ, तो दूसरी लाइब्रेरी को वही काम दोबारा करने की जरूरत नहीं। वो उस रिकॉर्ड को इनकैट से कॉपी करके अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर सकती है। इससे समय और मेहनत दोनों बचते हैं। तो ये तो हुई लाइब्रेरी को व्यवस्थित करने की बात। लेकिन असली ताकत तो संसाधनों तक पहुंच में है। यहाँ ई कंसोर्टियम का जिक्र आता है, जिसमें ई शोध सिंधु एक बड़ा नाम है। हाँ, ई शोध सिंधु शिक्षा मंत्रालय की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण पहल है। इसे आप एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी कार्ड की तरह समझ सकती हैं। डिजिटल लाइब्रेरी कार्ड? दिलचस्प। जी, यह भारत के हजारों विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों मतलब CFTIs को भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच मुहैया कराता है। सोचिए, 10,000 से ज्यादा फुल टेक्स्ट जर्नल्स। 10,000? हाँ, और 1.6 लाख से ज्यादा ई-बुक्स और कई डेटाबेस भी। इसके अलावा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL के जरिए और 6 लाख ई-किताबें उपलब्ध हैं। इसने वाकई ज्ञान तक पहुंच के मायने बदल दिए हैं। ये तो जबरदस्त है। मुझे याद है पहले एनलिस्ट भी था, नेशनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कॉलरली कंटेंट। वो शायद कॉलेजों पर केंद्रित था। अब उसका क्या हुआ? एनलिस्ट ने कॉलेजों को ई संसाधनों से जुड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, खासकर उन कॉलेजों को जो शायद व्यक्तिगत रूप से इतने महंगे सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाते। लेकिन अब व्यवस्था को और सरल बनाने के लिए इसे ई शोध सिंधु में ही मिला दिया गया है। अच्छा, तो अब सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे आ गए हैं। हाँ,
ताकि एक ही एकीकृत व्यवस्था के तहत सभी संस्थानों को फायदा मिल सके। और स्रोतों में ओनुस का भी उल्लेख है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये क्या ई शोध सिंधु से भी बड़ा है? ओनुस का लक्ष्य और भी व्यापक है, बहुत महत्वाकांक्षी है। इसका विचार है कि देश के लगभग सभी उच्च शिक्षा और शोध संस्थानों को, चाहे वो केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के, करीब 13,000 से ज्यादा महत्वपूर्ण जर्नल्स का सब्सक्रिप्शन एक साथ दिलाया जाए। 13,000 जर्नल्स पूरे देश के लिए? जी, वाह। अगर ये पूरी तरह लागू हो जाता है तो ये भारत में शोध संसाधनों तक पहुंच में एक ऐतिहासिक, मतलब गेम चेंजिंग कदम होगा। वाकई। इन बड़े कंसोर्टियम को चलाने के लिए कुछ सहायक उपकरणों का भी जिक्र है, जैसे इन्फीस्टैट्स और आयनफेड। ये क्या करते हैं? इन्फीस्टैट्स एक तरह का मीटर है। मान लीजिए, ये ट्रैक करता है कि सदस्य संस्थान कौन से ई संसाधन कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, यूसेज स्टैटिस्टिक्स। बिल्कुल। और ये काउंटर मानक के अनुसार रिपोर्ट देता है, जो एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। इसका फायदा ये है कि संस्थान और इन्फ्लिनेट समझ पाते हैं कि कौन से संसाधन उपयोगी हैं, किन पर पैसा लगाना सार्थक है, क्योंकि सभी पब्लिशर्स का डेटा एक ही मानक प्रारूप में मिल जाता है। और INFED, इन्फ्लिबनेट, एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन। INFED शिबुलित नाम की एक स्टैंडर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। आसान शब्दों में कहूं तो ये एक डिजिटल पहचान पत्र या चाबी जैसा है। एक बार कोई छात्र या शोधकर्ता अपने संस्थान के पोर्टल पर लॉगिन कर लेता है तो INFED उन्हें अलग अलग पब्लिशर्स की वेबसाइट पर बिना बार बार लॉगिन किए ही उनके सब्सक्राइब संसाधनों तक पहुंचने देता है, कहीं से भी, कभी भी। अरे वाह, ये तो बहुत सुविधाजनक है। बार बार लॉगिन का झंझट खत्म। जी, शोध प्रक्रिया को बेहद सुगम बनाता है ये। इसी कड़ी में एक और पहल दिख रही है, शोध शुद्धि। इसका संबंध साहित्यिक चोरी यानी प्लेजरिज्म रोकने से है, राइट? हाँ बिल्कुल, शोध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। भारत सरकार चाहती थी कि सभी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के पास प्लेजरिज्म जांचने का एक अच्छा सॉफ्टवेयर हो। तो इन्फ्लिबनेट को ये जिम्मेदारी मिली? जी, इन्फ्लिबनेट को ये जिम्मेदारी दी गई और अक्टूबर 2023 से ड्रिलबिट एक्सट्रीम PDS नाम का सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मकसद यही सुनिश्चित करना है कि जो भी शोध कार्य हो रहा है वो मौलिक हो, ओरिजिनल हो। ये जरूरी तो है, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या इसे अपनाने और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने में संस्थानों को कोई व्यावहारिक चुनौतियां भी आती होंगी। खैर, ये शायद एक अलग चर्चा का विषय हो सकता है, पर यह सब देखकर लगता है कि इन्फ्लिबनेट ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने, उसे सही मायने में लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, और इसी सोच को आगे बढ़ाती हैं इन्फ्लिबनेट की ओपन एक्सेस पहल। यहाँ शोध गंगा का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, शोध गंगा के बारे में काफ़ी सुना है। ये भारत की सारी थीसिस का भंडार है ना? सही कहा आपने। UGC के नियमों के अनुसार अब सभी शोध छात्रों को अपनी PhD थीसिस की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी शोध गंगा पर जमा करनी होती है। अनिवार्य है ये? जी हाँ, 2009 की अधिसूचना और फिर 2016 में संशोधन के बाद ये अनिवार्य है। तो ये एक डिजिटल रिपॉजिटरी है जहां ये सभी थीसिस ओपन एक्सेस में उपलब्ध हैं। ओपन एक्सेस मतलब कोई भी पढ़ सकता है? बिल्कुल, कोई भी कहीं से भी इन्हें पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है। ये न केवल भारतीय शोध को दुनिया भर में विजिबिलिटी दिलाता है, बल्कि ये शोध के दोहराव को कम करने और मौजूदा ज्ञान पर आगे काम करने में भी मदद करता है। ये DSpace नाम के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर बना है। ये तो बहुत अच्छा है। और शोध गंगोत्री, ये इससे कैसे अलग है? शोध गंगोत्री एक कदम पहले की प्रक्रिया है, आप कह सकते हैं। यहाँ शोध छात्र PhD शुरू करते समय अपना स्वीकृत शोध सारांश, मतलब सिनॉप्सिस जमा करते हैं। अच्छा, थीसिस से पहले सिनॉप्सिस। जी, अब इसमें मास्टर डिग्री के शोध प्रबंध, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप रिपोर्ट वगैरह भी शामिल कर दिए गए हैं। इससे क्या होता है कि देश में किस तरह का शोध चल रहा है उसका एक अंदाजा लगता है। इससे विषयों के दोहराव से बचा जा सकता है। और बाद में जब थीसिस पूरी होकर शोध गंगा पर आती है तो उसे गंगोत्री के सिनॉप्सिस से मैप कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ये तो शोध की पूरी प्रक्रिया को ट्रैक करने जैसा हुआ। यहाँ एक और दिलचस्प नाम है, शोध चक्र। ये क्या चीज है? शोध चक्र एक तरह का इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। ये शोध छात्र, उनके गाइड और विश्वविद्यालय को शोध प्रक्रिया के मैनेजमेंट में मदद करता है। मैनेजमेंट टूल जैसा? हाँ, कुछ वैसे ही। ये एक ही जगह पर शोध से जुड़े लाखों संसाधन, जैसे शोध गंगा की थीसिस वगैरह, और दूसरे जरूरी उपकरण उपलब्ध कराता है। कोशिश यह है कि शोध यात्रा को शुरू से अंत तक सुव्यवस्थित किया जा सके। इनके अलावा एक IR@Inflibnet है, जो इन्फ्लिबनेट का अपना संस्थागत भंडार है, जहां उनके सम्मेलनों जैसे कैलिब्रेट, प्लानर की कार्रवाई और दूसरी सामग्री रखी जाती है।
ओके। और एक इन्फोपोर्ट है। ये भारतीय इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंचने का एक सब्जेक्ट बेस्ड गेटवे है। इसमें डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी डीडीसी स्कीम का इस्तेमाल करके इंटरनेट संसाधनों को ब्राउज करने में मदद मिलती है। इन मुख्य क्षेत्रों के अलावा स्रोतों में कई और परियोजनाओं और सेवाओं का भी जिक्र है। ऐसा लगता है इन्फ्लिबनेट का काम बहुत ही ज्यादा फैला हुआ है। चलिए कुछ प्रमुख समूहों पर नजर डालते हैं। पहले, विद्वानों को जोड़ने वाले नेटवर्क। इसमें विद्वान क्या है? विद्वान को आप देश के प्रमुख संस्थानों के वैज्ञानिकों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं की प्रोफाइल का एक डेटाबेस समझ सकते हैं। एकेडमिक लिंक्डइन जैसा? हाँ, कुछ हद तक। ये एक विशेषज्ञ निर्देशिका है। हर विशेषज्ञ की अपनी प्रोफाइल होती है, अपना एक परमानेंट यूआरएल होता है। इससे किसी खास क्षेत्र के विशेषज्ञ को खोजना या उनसे संपर्क करना आसान हो जाता है। मतलब अगर किसी को मान लीजिए नैनो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट की तलाश है, तो विद्वान मदद कर सकता है। अच्छा। इसी तरह आयरन्स का भी जिक्र है, रिसर्च इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये कैसे अलग है विद्वान से? जहां विद्वान व्यक्तियों पर मतलब इंडिविजुअल्स पर केंद्रित है, वहीं आयरन्स संस्थान स्तर पर काम करता है, इंस्टीट्यूशन लेवल पर। ओके। ये एक वेब आधारित सेवा है जो विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों को अपनी शोध गतिविधियों, प्रकाशनों, परियोजनाओं वगैरह को एक जगह इकट्ठा करने, क्यूरेट करने और दिखाने में मदद करती है। ये एक तरह से संस्थान की अकादमिक कुंडली या रिपोर्ट कार्ड है। और ये मुफ्त सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मतलब SaaS मॉडल पर उपलब्ध है। और ORCD ID, स्कोपस ID जैसी अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता पहचानों से भी जुड़ता है। और इसी कड़ी में महिलाओं के लिए शर्नी और लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स के लिए लिब वाहिनी भी है। लगता है इन्फ्लिबनेट नेटवर्किंग पर काफी जोर देता है। हाँ, शेरनी यानी शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया विशेष रूप से भारत में महिला शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों को जोड़ने, उनके कौशल और विशेषज्ञता को सामने लाने का एक नेटवर्क है ताकि सहयोग और मार्गदर्शन के अवसर बढ़ें। बहुत अच्छी पहल है ये। इसी तरह लिब वाहिनी लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान LIS पेशेवरों को अपनी प्रोफाइल और योगदान दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। और हाँ, इन्फ्लिबनेट ORCD ID को अपनाने के लिए भी संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम चला रहा है। ये ग्लोबल रिसर्च इकोसिस्टम में पहचान के लिए बहुत जरूरी है। ये तो हुई नेटवर्किंग की बात। अब आते हैं कंटेंट डेवलपमेंट और सेवाओं पर। यहाँ EPG पाठशाला का नाम प्रमुखता से आता है। हाँ, EPG पाठशाला जो पहले MHRD की NMIICT पहल थी और जिसे UGC ने कार्यान्वित किया, ये वाकई एक बहुत बड़ा खजाना है। खजाना। जी हाँ, इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के 70 से ज्यादा विषयों में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री, टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो विकसित की गई है। और सबसे बड़ी बात, ये सब ओपन एक्सेस मोड में उपलब्ध है। 70 से ज्यादा विषय, ये तो छात्रों और शिक्षकों के लिए सीखने का एक बेहतरीन स्रोत हुआ। निश्चित रूप से। और इन सभी कंटेंट तक पहुंचने के लिए विद्या मित्रा पोर्टल है। हाँ, विद्या मित्रा एक सिंगल खिड़की की तरह है जहां से EPG पाठशाला और अन्य कंटेंट परियोजनाओं की सारी सामग्री हमारे स्रोतों के अनुसार लगभग 44,000 से ज्यादा टेक्स्ट और 66,000 से ज्यादा वीडियो खोजी और इस्तेमाल की जा सकती है। अच्छा। और इन्फ्लिबनेट IMS भी देता है, मतलब इन्फ्लिबनेट लर्निंग मैनेजमेंट सर्विस। ये संस्थानों को अनुरोध पर दिया जाता है और इसमें EPG पाठशाला की सामग्री पहले से भरी होती है, जिससे उन्हें अपना ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने में मदद मिलती है। इसके अलावा इन्फ्लिबनेट UGC MOOCs जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उनके लिए फंड मैनेजमेंट और वेब पोर्टल का काम देखता है। अच्छा, MOOCs भी। जी। और स्वयंप्रभा जो 40 DTH एजुकेशनल चैनलों का समूह है और 24 घंटे सातों दिन शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है, उसके लिए भी पोर्टल विकास, होस्टिंग और वीडियो आर्काइविंग जैसी तकनीकी सहायता इन्फ्लिबनेट पप्रदान कर रहा है। पहले शायद 32 चैनल थे, अब 40 हो गए। ये जानकर थोड़ी हैरानी हुई कि इन्फ्लिबनेट संस्थानों की रैंकिंग और प्रत्यायन मतलब रैंकिंग्स और एक्रेडिटेशन में भी सीधे तौर पर मदद करता है। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जो अब इन्फ्लिबनेट निभा रहा है। NIARF के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इन्फ्लिबनेट वेब पोर्टल विकसित करने से लेकर प्रकाशनों और उद्धरणों मतलब साइटेशंस जैसे महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने और उसे सत्यापित करने तक का काम करता है। ओह, तो रैंकिंग डेटा में इनका रोल है। जी। इसी तरह ये ENBA प्रणाली विकसित कर रहा है जो तकनीकी कार्यक्रमों के प्रत्यायन एक्रीडेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और सुगम बनाएगी। और NAAC प्रत्यायन के लिए भी संस्थानों के ग्रंथ सूची डेटा का सत्यापन का काम इन्फ्लिबनेट को सौंपा गया है।
हाँ, ICSR डेटा सर्विस परियोजना के तहत यह सामाजिक विज्ञान से जुड़े डेटा जैसे NSS और ASI का डेटा सेट जो मोस्पी के साथ MOU के तहत मिलते हैं का एक भंडार बना रहा है ताकि शोधकर्ता उनका विश्लेषण और उपयोग कर सकें। अच्छा, सोशल साइंस डेटा रिपॉजिटरी। जी, और इसे डेटा साइट ग्लोबल एक्सेस फंड से भी अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसका उपयोग डेटा शेयरिंग और प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। अंत में ई गवर्नेंस और तकनीकी सेवाओं का भी जिक्र है। ऐसा लगता है इन्फ्लिबनेट सरकार के लिए एक तरह से बैक एंड तकनीकी सहायक की भूमिका भी निभा रहा है। निश्चित रूप से केंद्र ने शिक्षा मंत्रालय के लिए ISBN पोर्टल isbn.gov.in विकसित किया है और उसका संचालन भी देखता है, जहां से किताबों को ISBN नंबर आवंटित होते हैं। हाँ, ये तो पब्लिशर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, UGC में ई गवर्नेंस स्थापित करने, उनकी वेबसाइट के रखरखाव और विभिन्न योजनाओं के ऑटोमेशन में भी मदद करता है। साथ ही मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण यानी MMTT कार्यक्रम और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसी महत्वपूर्ण पहलों के लिए भी पोर्टल और तकनीकी सहायता इन्फ्लिबनेट ही प्रदान कर रहा है। बाप रे, इतना सब कुछ! इन्फ्लिबनेट सिर्फ लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है, ये तो भारत के पूरे एकेडमिक और शोध इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिजिटल आधार स्तंभ बन गया है। और ये ज्ञान साझा करने के लिए सम्मेलन भी आयोजित करता है, जैसे कैलिबर। हाँ, कैलिबर यानी कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो इन्फ्लिबनेट देश के अलग-अलग विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर आयोजित करता है। अगला 14वां कैलिबर नवंबर 2025 में श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति में होने वाला है। और इस बार की थीम भी भविष्य की ओर देखती है, लाइब्रेरी 2047 विकसित भारत की ओर ज्ञान का लोकतंत्रीकरण। ये तो सीधा कनेक्शन है जी। इसकी उपथीम भी दिलचस्प है। डिजिटल ज्ञान निर्माण और साझाकरण, सामाजिक समानता में पुस्तकालयों की भूमिका और पुस्तकालय कैसे नवाचार के केंद्र बन सकते हैं। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि इन्फ्लिबनेट खुद को भविष्य के भारत के ज्ञान समाज के निर्माण में कहाँ देखता है। बिल्कुल। कैलिबर के अलावा ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्लानर नाम का सम्मेलन भी आयोजित करता है और लाइब्रेरी पेशेवरों और शोधकर्ताओं के लिए नियमित रूप से ICT कौशल विकास कार्यक्रम और ट्रेनिंग भी चलाता रहता है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, इन्फ्लिबनेट की भूमिका कई परतों में है। ये लाइब्रेरियों को सॉफ्टवेयर और मानक देता है, राष्ट्रीय स्तर पर थीसिस और प्रकाशनों का भंडार बनाता है, महंगे ई संसाधनों तक सामूहिक पहुंच संभव करता है, विशेषज्ञों और संस्थानों को नेटवर्क करता है, ई कंटेंट विकसित करता है और यहाँ तक कि रैंकिंग, प्रत्यायन और ई गवर्नेंस जैसी राष्ट्रीय पहलों में तकनीकी रीढ़ की हड्डी बनता है। सही मायने में यह भारत के शैक्षणिक और अनुसंधान परिदृश्य को आपस में जोड़ने, सहयोग को बढ़ावा देने और ज्ञान तक पहुंच को सुगम बनाने वाली एक केंद्रीय शक्ति है। यह सूचना और पुस्तकालयों का एक ऐसा नेटवर्क है जो ज्ञान को हर किसी के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने के मिशन पर काम कर रहा है। तो अंत में एक विचार छोड़ जाते। हमने देखा कि शोध गंगा शोध को खोल रहा है, ई शोध सिंधु और ONOS जैसे प्रयास ज्ञान तक पहुंच की बाधाएं तोड़ रहे हैं। जैसा कि कैलिबर की थीम भी इशारा करती है, क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए ज्ञान निर्माण और साझा करने का ये पूरा परिदृश्य कैसा दिखेगा? क्या ज्ञान सचमुच पूरी तरह से लोकतांत्रित हो पाएगा? ये सोचने वाली बात है। निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। आज इस गहरी और विस्तृत चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।